अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, 2 बजे का पेपर मैंने आपके साथ कंप्लीट जो है वो सॉल्व करके शेयर किया था। आज जो ये 30 जून वाला ईएसटी जनरल लाइन का जो 11 बजे वाला पेपर है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करने जा रहा हूँ। इस पेपर को भी इंशाल्लाह हम जिस तरह उस पेपर को हमने 2 हिस्सों में डिस्कस किया था, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपके साथ जो इसका जनरल पोर्शन यानी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कश्मीरियात ये सॉल्व करेंगे और जो दूसरा पोर्शन इंशाल्लाह हम उसमें पैडागॉजी को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे पोर्शन का जो लिंक है वो मैं इस पार्ट 1 में डाल दूंगा, आपने उसको देख लेना। तो अगर 2 बजे वाला पेपर आपने नहीं देखा तो आप सर्च करके प्लेलिस्ट में एनटीएस वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो 2 बजे वाला पेपर भी आप जो कंप्लीट सोल्यूशन उसका देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, चूँकि नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर जो वीडियोज़ हैं एनटीएस से रिलेटेड या जो पीएससी आने जा रही है जनरल लाइन और साइंस की, तो उसके भी इंशाल्लाह जो पुराने पेपर्स हैं और जो मटेरियल है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तो चलें, इसका जो पहला पार्ट इंग्लिश का है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। Ahmed said I am glad to be there। अब Ahmed said I am glad to be there ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपने मैच करना है कि इसके इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा बन रहा है। Ahmed said that he was glad to be there। Ahmed said that he is glad to be there। Ahmed said I am glad to be there। Ahmed said he had been glad to be there। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन 1 है। Ahmed said that he was glad to be there। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है select the correct active passive voice for the following sentence from the given options। I have not seen you for a long time। इसका एग्जैक्ट देखें, you have not been seen by me for a long time, you have not been going seen by me for a long time, you have not been seen by me for a long time, you have not been seen by me for a long time। तो उसका करेक्ट ऑप्शन भी जो ऑप्शन ए है, you have not been seen by me for a long time। क्वेश्चन नंबर 3 है a synonym of worsen is harden, very bad, deteriorate, constructive। वर्सन का मतलब ये है ख़राब हो जाना या ख़राब होना, ठीक है। तो डिटोरिएट जो है ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई सैड आई एम हियर। ऑप्शन ए है आई सैड दैट आई हैड बीन देयर, आई सैड दैट आई वाज देयर, आई सैड दैट आई एम हियर, आई सैड दैट आई वुड बी देयर। तो जो ऑप्शन बी है I said that I was there, ये एग्जैक्ट है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है complete the following sentence by choosing appropriate option। I interested him dash this work। I interested him with his work। with जो है वो most appropriate है। क्वेश्चन नंबर 6 है antonym of hostile is। अब hostile देखें, hostile का मतलब ये है कि दुश्मनी, ठीक है। तो इसका जो अगर आप देखें एरोगेंट, अनफ्रेंडली, वोलेटाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ रहे हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट इसका एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए कॉर्डियल। क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। They are going to submit an application। An application was to be submitted by them। An application was going to submit by them। An application will be submitted by them। An application is going to be submitted by them। जी, ये आखिरी जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। An application is going to be submitted by them। Question number 8 है complete the following sentence by choosing appropriate option। His teacher said that his comments on his performance were not to demoralize him। यानी उसके टीचर का ये कहना है कि उसके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं वो उसको डिमोरलाइज नहीं करना, बल्कि बट टू डैश हिम टू डू स्टिल बेटर, कि ये उसके ऊपर कमेंट्स इसलिए किए हैं ताकि उसको इनकरेज किया जा सके, ठीक है। बट टू इनकरेज हिम टू स्टिल बेटर, कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसको इनकरेज करने के लिए उसको ऊपर कमेंट्स किए, तो मतलब ऑप्शन ए जो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट मैथ का पोर्शन है। अब चूँकि मैथ का पोर्शन यहाँ पे सॉल्व तो नहीं हो सकता, मैं आपको एग्जैक्ट उसके ऑप्शन बता देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वो ऑप्शन भी आ जाएगा। अब मैथ का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। कि ये पोलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर क्या होगा। तो ज़रा जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी की और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया वो ऑप्शन ए है x माइनस 2। ये थोड़ा सा बला रहा है, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये भी फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है। तो जब आप इसको भी ओपन करते हैं तो ये एग्जैक्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है। मैथ में 11 क्वेश्चन है इफ़ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट देन डिस्क्रिमिनेंट। यानी ये कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स लें तो वो रैशनल हो और डिस्टिंक्ट हो,
फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट फिर हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्केयर। 12 है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x प्लस p इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस पी, यानी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस पी, इसका जो फैक्टर वो कह रहा है x प्लस p है, तो p की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी सोल्यूशन आप जब निकालेंगे तो इसकी जो p की वैल्यू आ रही है वो b माइनस बी ऑप्शन आ रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 है, यानी +3। क्वेश्चन नंबर 13 है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 इज़। अब आपको पता है पोलिनोमियल में जब आप डिग्री का नाम लेते हैं तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जो x के एक्सपोनेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो अब देखें यहाँ पे एक x के ऊपर 2 है, दूसरे x के ऊपर 4 है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोनेंट में वैल्यू है वो कौन सी है, 4। तो इसका मतलब है इस पोलिनोमियल में जो डिग्री है इसकी वो क्या है, 4 है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन, कि कौन सी इनमें से नॉन लीनियर है। अब देखें 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये भी लीनियर है, कोई इसके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये भी लीनियर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट है, इसमें भी देखें 2x प्लस 4 y इज इक्वल टू 8, इसमें भी कोई ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, तो ये जो ऑप्शन सी है ये वाली क्या है, नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कि कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, तो पॉलिनोमियल कौन सा ऑप्शन है, 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सोल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जर्नल सोल्यूशन, कि वो सोल्यूशन जो आप कभी भी जर्नल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकते तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट जनरल साइंस का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ वी हीट कोल अंडर हाई प्रेशर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, कि अगर हम कोल को हाई प्रेशर के ऊपर हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट होता है, और वो तकरीबन प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की, तो दैट इज़ ऑप्शन डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट ओवर अ सर्टेन लिमिट, कि सर्टेन लिमिट के ऊपर जो वो करंट को पास नहीं होने देती, ऐसी कौन सी डिवाइड है कि अगर करंट उससे इंक्रीज़ कर जाए तो वो ज़्यादा वाला करंट उससे आगे पास नहीं होगा, वहाँ पे ये लिमिट के लिए एक डिवाइस लगी होती है, तो वो डिवाइस कौन सी है, फ्यूज़, दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है जनरल साइंस में ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिन एक्सक्रीटेड ट्यूब्यूल विद अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज नाउन एज, कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर एक लॉन्ग थिन एक्सक्रीटेड ट्यूब्यूल होती है जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती है, और वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बेसिकली क्या कहलाता है साइंस में, उसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, और उसके बाहर एक कप शेप कैप्सूल होता है उसको बुमेंस कैप्सूल का नाम। 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद k is equal to 2, l is equal to 8, m is equal to 7, कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, कौन सा एलिमेंट है जिसके बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में 7 होते हैं। टोटल अगर आप देखें तो 10 और 7 17, तो ये किसका करेक्टर है, क्लोरीन का। क्लोरीन के बाहर जो अगर आप देखें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 17। क्वेश्चन नंबर 21 है एन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस फिनोमेना इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी बनाई भी नहीं जाती और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पॉइजनस केमिकल काजेज एडिक्शन नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड मेक्स डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग, कि वो कौन सा पॉइजनस केमिकल है जिसकी वजह से एडिक्शन भी होती है और ब्लड वेसल्स भी नर्व हो जाते हैं, प्लस इसकी वजह से फिर स्मोकिंग को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो ये एक एडिक्टिव ड्रग है जिसको आप निकोटीन का नाम देते हैं, ये जो स्मोकिंग है या सिगरेट्स वगैरह उनके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23 है वी आर गेटिंग सिंथेटिक इंसुलिन एंड एंटीबायोटिक्स बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थ्रू, कि हम एक तो नेचुरल इंसुलिन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम सिंथेटिक इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करके किससे बनाते हैं, जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट से, अल्टर्ड एनिमल से, या अल्टर्ड वायरसेस से, या फिर जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया ईस्ट। ये ऑप्शन डी जो ये करेक्ट है कि हम जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया और ईस्ट से करते हैं। 24 आयरन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर सिलिकॉन एलुमिनियम कॉपर सोडियम, तो आयरन जो है वो एलुमिनियम के बाद जो दूसरा अबंडेंट मेटल आप कह सकते हैं जो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। 25 इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाय द, कि जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट है ये किसके ज़िम्मे है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वो
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 26 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलते वक्त उम्र क्या थी? कि हज़रत वसल्लम की को जब नबूवत मिली तो उनकी उम्र उस वक्त क्या थी? तो उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, यानी ऑप्शन ए जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डिड मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्ड टू द नेहरू रिपोर्ट इन 1928? कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे रिस्पॉन्ड की, क्या जवाब दिया? ऑप्शन ए है, ही रिजेक्टेड द रिपोर्ट साइटिंग इट्स फेलियर टू एड्रेस मुस्लिम कंसर्न्स। पहला ऑप्शन ये ट्रू है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनका ये कहना था कि जो नेहरू रिपोर्ट उसमें मुस्लिम जो कंसर्न्स हैं, मुस्लिम्स के हवाले से जो बातें थी वो क्लियरली एड्रेस या क्लियरली उसके अंदर मेंशन नहीं, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइटल्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थी, करारदाद मकासद कह लें, ठीक है, इसकी ड्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो किसका रोल था? कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, यूनाइटेड नेशन का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। 29 है, कुरान का सबसे बड़ा मौजू क्या है? कुरान का सबसे बड़ा मौजू काम, अखलाक, इंसान, रसालत। तो सबसे बड़ा मौजू कुरान का जो है वो क्या है? इंसान है, चूँकि इंसान की भलाई के लिए इंसान से डायरेक्ट जो है वो मुखातब है कुरान मजीद। तो मतलब हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मौजू कुरान को क्या है? वो इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान जियो पोलिटिकल चैलेंजेस इन इट्स अर्ली ईयर? कि जब पाकिस्तान बना शुरू में तो उसके जो पहले साल थे तब जियोग्राफिकली या पोलिटिकली कौन से चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान को सामना करना पड़े? स्ट्रॉन्ग अलायंसेस विद नाइबरिंग कंट्रीज, फेवरेबल इंटरनेशनल रिलेशन एंड सपोर्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। जी, अर्ली ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा जियो पोलिटिकल मसाइल रहे पाकिस्तान को वो किसके थे? सबसे ज़्यादा वो बॉर्डर का डिस्प्यूट था, बॉर्डर की झगड़ा था अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, सही बुखारी में कितनी हदीस हैं? तो सही बुखारी में 7274 हदीस, यानी ऑप्शन बी जो है वो ट्रू। 32 है, नमाज की अहमियत क्या है? रोज़ाना का मास्पा, रूहानी तरक्की, दुनिया और आखिरत की कामयाबी, मजहबी जमात की बुनियाद। तो नमाज की अहमियत यह है कि ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का एक ज़रिया। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मजमून किस बात का मुख्तसर जायज़ा फराहम करता है? अहमियत का, मौजू का, सरगर्मी का, ज़हार का तरीका। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे हिसाब से मौजू जो है वो मजमून जो है वो किसी मौजू का मुख्तसर जायज़ा फराहम करता है, लेकिन जो की के मुताबिक है वो अजहार का तरीका है, ठीक है, तो मैं अजहार का तरीका ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देता। 34 है, कहानी की बुनियाद पर कैसे जांचा जा सकता है कि ये एक बच्चों की कहानी है? उसकी मजमून किस्ती का तजिया करें, उसमें नरम गुफ्तगू होती है, उसमें बच्चों की पसंद का जिक्र होता है, या मुकम्मल ताबीरात पर वो होता है। तो कहानी की बुनियाद पर हम इस तरह जान सकते हैं कि ये बच्चों की कहानी है क्योंकि बच्चों की कहानी में बच्चों की पसंदीदा शख्सियतों का क्या होता है? जिक्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा लिखाई का अंदाज मजमून में मौजूद होता है? रोमानवी, तहकीकाती, सरगर्मी, कहानी, नगारी। तो जो मजमून है, मजमून के अंदर जो लिखाई का अंदाज़ था वो तहकीकाती। क्वेश्चन नंबर 36 है, ख़त और मजमून के दरमियान क्या फ़र्क है? ऑप्शन ए, ख़त लिखने वाला अपनी राय और तजुर्बात का बयान करता है जबकि मजमून मौजू पर मुफस्सल तहकीक करता है। बी है, ख़त में तूल नहीं होता जबकि मजमून का काफ़ी तूल का होता है। ख़त शख्सियती अंदाज में लिखा जाता है जबकि मजमून आम की ज़बान में लिखा जाता है। डी है, ख़त को मुखातब की तरफ भेजा जाता है जबकि मजमून को आवाम के लिए शाया किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन ए है कि ख़त लिखने वाला अपनी राय और तजुर्बात के बयान करता है जबकि मजमून मौजू पर मुफस्सल तहकीकात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ख़त की खुसूसियत क्या है? फ़िक्री ताकत, दिलचस्प मंजर, तलकात का ज़र, अपने ख्यालात का हर्राज। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 का ट्रू ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। क्योंकि इस पहले पार्ट में हम पेडागॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो जनरल पोर्शन में नेक्स्ट जो पोर्शन है कश्मीर अफेयर्स। 86 है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ कश्मीर? टोटल जो एरिया है कश्मीर का वो तकरीबन 2,22,236 मरबा किलोमीटर, यानी टोटल जो एरिया कश्मीर का वो कितना है? 2,22,236 मरबा किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 87 है नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर? तो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 88 है, वेयर प्रीशियस स्टोन रूबी इज़ फाउंड इन एजेके? तो प्रीशियस रूबी स्टोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट
नीलम के अंदर हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89 है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन कश्मीर की कश्मीर के अंदर फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो वोलर लेक है। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 90 है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इज़ आल्सो नोन एज, तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का दूसरा नाम जो है वो बुर्ज शाह है। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज का है। 91 है हु वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो सदारती इलेक्शन था, सदर का इलेक्शन था 2020 का यूनाइटेड स्टेट में, वो कौन जीता था, तो वो जो बाइडन जीता था, जो आजकल सदर भी है। ये थोड़ा सा ब्राल है लेकिन मैं इसको रीड करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। 92 है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी वो कौन थी, तो वो कमाला हैरिस थी। ऑप्शन ए जो है वो कमाला हैरिस। 93 है हु इज़ द ऑथर ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हार्पर ली है। ऑप्शन बी जो है वो ट्रू। 94 क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, कि चांद के ऊपर पहला कदम रखने वाला जो बंदा था वो कौन था, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 95 है विच कंपनी CEO एलन मस्क बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन 2021, कि 2021 में किस कंपनी का मालिक जिसका नाम एलन मस्क था, ये दुनिया का अमीर तरीन बंदा जो है वो डिक्लेयर हुआ था, तो ये किस कंपनी का मालिक था, टेस्ला का। ऑप्शन सी जो है वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर नेम तिanwan-1, तो पहला जो मिशन तिanwan-1 के नाम से लॉन्च किया, ये किस कंट्री ने किया, तो ये चाइना में किया। ऑप्शन बी। 98 है विच कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप फील्ड, तो ट्यूलिप फील्ड के लिए कौन सी कंट्री मशहूर है, तो ये नेदरलैंड। 99 हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस था। ऑप्शन बी। आखिरी है क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कनाडा, तो कनाडा की जो करेंसी है वो कनेडियन डॉलर है। यानी ऑप्शन ए। तो ये NTS का जनरल लाइन का 30 जून का 11 बजे वाला पेपर था, उसका पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है पेडागॉजी का वो कंप्लीट आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।